पिताजी, आप क्या पढ़ रहे हैं? यह तुम्हारे दादाजी का पत्र है। दादाजी ने पत्र में क्या लिखा है? दादाजी ने लिखकर भेजा है कि अगले सप्ताह वे तुम्हारी दादी के साथ यहाँ आ रहे हैं। वाह, तब तो बड़ा मजा आएगा। मैं और रिंकी उनके साथ खूब खेलेंगे और उनसे नई नई कहानियाँ सुनेंगे। उधर मेज पर देखो, तुम्हारे दादाजी ने तुम्हारे और रिंकी के लिए उपहार भी भेजा है। भानु और उसके पिता की बातों से क्या आपने कुछ समझा? नहीं। अरे, उनकी बातचीत में तो भाषा के सारे कौशल छिपे हैं। मैं समझाती हूँ। भानु ने पिता से बोलकर पूछा, उन्होंने बात सुनकर उत्तर दिया। इस प्रकार दोनों ने बोलकर और सुनकर एक दूसरे के विचार एवं भाव समझे। दादाजी ने पत्र में लिखकर भेजा, जिसे भानु और उसके पिता ने पढ़कर समझा। इस प्रकार हो गया ना भाषा के चारों कौशलों का ज्ञान। बोलकर, सुनकर, पढ़कर, लिखकर ही हम अपने विचार एवं भाव दूसरों तक पहुंचाते हैं। इन्हीं से भाषा बनती है। ये भाषा के 4 कौशल हैं। और एक बात, भानु के पिता ने भानु को संकेत से उपहार के बारे में बताया। संकेतों से भी हम अपने विचार एवं भाव दूसरों तक पहुंचाते हैं। जिस साधन के द्वारा हम बोलकर या लिखकर अपनी बात प्रकट करते हैं तथा सुनकर या पढ़कर दूसरे की बात ग्रहण करते हैं, उस साधन को भाषा का नाम दिया गया है। भाषा शब्द की व्युत्पत्ति के विषय में कहा गया है कि यह भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है प्रकट करना या प्रकाश में लाना। आज हम भाषा के जिस रूप को अपनाते हैं उसका माध्यम शब्द है, किंतु आदिकाल में जब भाषा नहीं थी तब मनुष्य ध्वनियों या संकेतों द्वारा अपने भाव एवं विचार व्यक्त करता था। कुछ संकेतों एवं ध्वनियों द्वारा हम आज भी विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं, जैसे गर्दन हिलाकर हाँ या ना करना, हॉर्न बजाना, सीटी बजाना, ध्वनियों द्वारा सचेत करना आदि संकेतों के उदाहरण हैं। व्याकरण में संकेतों को भाषा के अंतर्गत नहीं माना जाता। भाषा को बोलते और सुनते समय केवल शब्दों का उच्चारण करते हैं, किंतु लिखते और पढ़ते समय शब्दों को लिखा जाता है। इसी आधार पर भाषा के रूप बने हैं। भाषा के प्रमुखतः 2 रूप माने जाते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा भाषा का वह रूप जिसमें बोलकर समझाया जाता है और सुनकर समझा जाता है, मौखिक भाषा कहलाता है। जैसे हिमानी ने अध्यापिका से प्रश्न पूछा, प्रधानाचार्य ने भाषण दिया, समर मित्र से फोन पर बात कर रहा है, नानी ने कहानी सुनाई। ये सभी भाषा के मौखिक रूप हैं। सभी में बोलकर भाव प्रकट किए जा रहे हैं और सुनकर ग्रहण किया जा रहा है। भाषा का मौखिक रूप ही उसका मूल रूप कहलाता है। लिखित भाषा जब लिखकर या पढ़कर विचारों का आदान प्रदान होता है तो वह भाषा रूप लिखित भाषा कहलाता है। जैसे खुशी निबंध लिखने लगी, मानसी ने पत्र पढ़ा, पुलिस ने चोरी की रिपोर्ट लिखी, समाचार पत्र पढ़कर मैच का परिणाम बताओ। लिखित भाषा से दूर बैठे व्यक्ति तक समाचार पहुंचा सकते हैं तथा ज्ञान को भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। यह तो आप जान ही गए कि मुख से बोले गए शब्दों को लिखने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ये चिन्ह भाषा लिखने का ढंग है, जिसे लिपि कहते हैं। आइए जानते हैं कि लिपि क्या होती है। जिन चिन्हों का मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, उन्हें उस भाषा की लिपि कहते हैं। एक से अधिक भाषाओं की एक लिपि भी हो सकती है। एक भाषा की उपभाषाओं और बोलियों को भी उसी लिपि में लिखा जाता है। हिंदी और उसकी उपभाषाएं या बोलियां हिंदी की लिपि देवनागरी में लिखी जाती है। कुछ भाषाएं और उनकी लिपियां इस प्रकार हैं: संस्कृत देवनागरी, उर्दू, अरबी, फारसी, नेपाली देवनागरी, हिंदी देवनागरी, पंजाबी गुरुमुखी, मराठी देवनागरी, अंग्रेजी रोमन। देवनागरी लिपि की विशेषताएं इस प्रकार है। देवनागरी विश्व की एकमात्र वैज्ञानिक लिपि है। एक ध्वनि के लिए एक चिन्ह निर्धारित है। लेखन व मुद्रण में एक रूपता है। लिपि चिन्हों के नाम व ध्वनि में एक रूपता है। सुनो सुनो, हमारे विद्यालय को नया अध्यापिका आया है। वे बहुत अच्छा हैं। मेरे को छवि ने बताई। तुम सब हंसा क्यों? अरे भाई,
सारी बातें गलत ढंग से बोलोगे तो सब हंसेंगे ही। मैं क्या गलत कहा? मैं समझाती हूँ। देखो, तुमने बोला हमारे विद्यालय को नया अध्यापिका आया है, वे बहुत अच्छा है। मेरे को छवि ने बताई। तुम सब हंसा क्यों? मैं क्या गलत कहा? लेकिन सही वाक्य होंगे, हमारे विद्यालय में नई अध्यापिका आई है, वे बहुत अच्छी हैं, मुझे छवि ने बताया। तुम सब हंसे क्यों? मैंने क्या गलत कहा? भाषा वर्णों, शब्दों एवं वाक्यों के व्यवस्थित रूप से बनती है। वर्णों, शब्दों एवं वाक्यों की व्यवस्था कैसी होगी, अर्थात किस वर्ण, शब्द अथवा वाक्य का प्रयोग कहाँ और कैसे होगा, इसका ज्ञान व्याकरण कराता है। भाषा के नियमों अथवा व्यवस्था एवं शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के अंग हैं वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार। वर्ण विचार में वर्णों के आकार, रूप, उच्चारण एवं लेखन की विधि का ज्ञान होता है। शब्द विचार। शब्द विचार में शब्द के रूपों, भेदों, उत्पत्ति संबंधी नियमों का उल्लेख किया जाता है। पद विचार। पद विचार में पद के अर्थ, निर्माण एवं नियमों के बारे में बताया जाता है। वाक्य विचार। इसमें वाक्य के भेदों, वाक्य निर्माण, विराम चिन्ह आदि के बारे में बताया जाता है। मौखिक भाषा एवं लिखित भाषा के अतिरिक्त क्षेत्र एवं प्रयोग के आधार पर भाषा के अन्य रूप भी होते हैं। ये हैं मातृभाषा। मातृभाषा वह भाषा है जिसे बालक अपनी माँ एवं परिवार द्वारा सीखता है। बालक के परिवार की भाषा ही मातृभाषा होती है। राजभाषा। सरकार के कार्यालयों में कामकाज के लिए जिस भाषा का प्रयोग होता है उसे राजभाषा कहते हैं। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान द्वारा हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। इसीलिए इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रभाषा। जिस भाषा को किसी देश के अधिकांश निवासी बोलते हैं वह उस देश की राष्ट्रभाषा कहलाती है। भारत में लगभग 70% लोग हिंदी बोलते हैं, अतः हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा भी कही जाती है। संपर्क भाषा। जिस भाषा का प्रयोग अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग आपस में संपर्क के लिए करते हैं उसे संपर्क भाषा कहते हैं। भारत की संपर्क भाषा हिंदी है एवं विश्व की संपर्क भाषा अंग्रेजी है। मानक भाषा। एक ही भाषा की उपभाषाएं और बोलियां बोलने वाले एक दूसरे की बात पूरी तरह नहीं समझ पाते। ऐसे में एक समान रूप से स्वीकृत और वैज्ञानिक भाषा रूप की जरूरत होती है। यह रूप व्याकरण की दृष्टि से अपेक्षाकृत शुद्ध होता है। इसे मानक रूप कहते हैं। हिंदी का मानक रूप इस समय खड़ी बोली के निकट है। भारतीय संविधान में 22 भारतीय भाषाओं को भाषा के रूप में विशेष स्वीकृति या मान्यता दी गई है। ये भाषाएं हैं संस्कृत, हिंदी, पंजाबी, बंगला, सिंधी, मलयालम, मराठी, मणिपुरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, गुजराती, कोंकणी, कन्नड़, कश्मीरी, उर्दू, उड़िया, असमिया, संथाली, बोडो, डोगरी। जिस प्रकार भारत के अलग अलग राज्यों की अलग अलग भाषाएं हैं, उसी प्रकार हिंदी की अनेक उपभाषाएं एवं बोलियां हैं। आइए बताती हूँ। भाषा का एक सीमित क्षेत्र में बोला जाने वाला स्थानीय रूप बोली कहलाता है। भाषा का वह रूप जिसका क्षेत्र बोली से बड़ा होता है उसे उपभाषा कहते हैं। जब कोई उपभाषा एक सर्वमान्य और परिनिष्ठित रूप ग्रहण कर लेती है तो वह भाषा कहलाती है। हिंदी की 5 उपभाषाएं एवं 18 बोलियां निम्नलिखित हैं। पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, पश्चिमी हिंदी, कौरवी अर्थात खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, राजस्थानी हिंदी, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाड़ी, मेवाती, पहाड़ी हिंदी, कुमाऊनी, गढ़वाली, बिहारी अथवा मगधी हिंदी, मैथिली, मगधी, भोजपुरी अथवा मगही। हिंदी भाषा की विशेषताएं। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा, राजभाषा तथा संपर्क भाषा है। यह भारत में लगभग 18 करोड़ लोगों की मातृभाषा तथा 30 करोड़ लोगों की संपर्क भाषा है।
हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार तथा झारखंड हिंदी भाषी प्रदेश हैं। हिंदी पूर्णतया वैज्ञानिक भाषा है। इसके उच्चारण व लेखन में एक रूपता है। लिपि चिन्हों के नाम व ध्वनियों में कोई अंतर नहीं है। यह मॉरिशस, फिजी, त्रिनिदाद और टोबैगो, सूरीनाम, मलेशिया आदि देशों में भी बोली जाती है। आजकल टीवी चैनलों पर समाचार, विज्ञापन और अन्य कार्यक्रम हिंदी भाषा में सबसे अधिक प्रसारित करने से हिंदी का क्षेत्र और भी बढ़ रहा है। अब तक हमने सीखा लिपि भाषा के मौखिक रूप को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित चिन्हों का व्यवस्थित समूह है। वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार व्याकरण के अंग हैं। एक भाषा के अंतर्गत उसकी उपभाषाएं और उपभाषाओं के अंतर्गत उसकी बोलियां आ जाती हैं। भाषा का मानक रूप वह रूप होता है जो व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध और भाषाविदों द्वारा स्वीकृत हो।